नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन। अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, निम्नलिखित में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद व राज्यों के विधानमंडल, ऑप्शन डी संसद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर संसद रहने वाला। यानी कि जो भी नागरिकता से संबंधित नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास दोस्तों है? संसद के पास। बात कर लेते हैं नागरिकता दोस्तों यानी कि संविधान के किस भाग में दी गई है? संविधान के भाग दोस्तों भाग 2 में दोस्तों दी गई है। भाग 2 में अनुच्छेद कितने से कितने तक दी गई है? अनुच्छेद दोस्तों 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक बात की गई। ठीक है दोस्तों, संसद को इसमें नियम कानून बनाने की शक्ति दी गई है। नागरिकता अधिनियम संसद दोस्तों नागरिकता से संबंधित किस में नियम बनाती है दोस्तों? नागरिकता अधिनियम दोस्तों 1955 पारित किया गया था पहली बार। ठीक है दोस्तों, उसी के तहत संसद नागरिकता प्रदान करती है। दोस्तों 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करती है। 5 प्रकार से दोस्तों नागरिकता प्रदान कर सकती है। 5 प्रकार से, जिसमें कौन कौन से हैं दोस्तों? जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, वंश के आधार पर दोस्तों नागरिकता दी जा सकती है, यानी कि पंजीकरण के आधार पर दोस्तों दी जा सकती है, प्राकृतिक आधार पर दोस्तों दी जा सकती है, और प्राकृतिक आधार। और दोस्तों लास्ट कौन सा है? लास्ट है दोस्तों स्थान, यानी कि जो भी प्राकृतिक आधार पर दोस्तों दी जा सकती है। स्थान समावेश, यानी कि क्षेत्र समावेश या क्षेत्र समावेश के आधार पर दी जा सकती है। क्षेत्र समावेश के आधार पर दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया? यानी मूल अधिकारों का दोस्तों कस्टोडियन किसे माना गया? आपको बताना है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का दोस्तों कस्टोडियन यानी कि संरक्षक माना गया है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति या संसद नहीं रहेगा। मूल अधिकारों का संरक्षक दोस्तों कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिट जारी कर सकता है, यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों है। रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 13 में दोस्तों अनुच्छेद 13 में दिया गया, अगर संसद यानी कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी कानून बनाती है तो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 13 में ऐसी बात की गई। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो ध्यान रखना दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि मान लो किसी व्यक्ति को यानी कि गिरफ्तार या नज़रबंद कर लिया गया है, या ऐसी चीज़ में उसे कभी यानी कि कुछ भी कर लिया गया व्यक्ति के साथ है, तो अगर उससे संबंधित अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, कौन सी रिट जारी करता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा को वारंटो, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन डी प्रतिषेध सर्टिओरिटी। तो आपको बताना दोस्तों इसका आंसर सही रहने वाला है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उससे दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके खिलाफ जारी कर सकते? अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि या किसी व्यक्ति ने बंदी बना लिया, या कोई सार्वजनिक संस्था ने बंदी बना लिया, दोनों के खिलाफ, यानी कि ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों के खिलाफ दोस्तों लाई जा सकती है। अगर व्यक्तिगत या सार्वजनिक दोनों के खिलाफ दोस्तों लाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें दोस्तों जो भी यानी कि कानून के सम्मत गिरफ्तारी हुई उसमें ये नहीं शामिल है। कानून के सम्मत जो गिरफ्तारी हुई है, कानून के अनुसार गिरफ्तारी हुई है तो उसमें ये नहीं शामिल होता। ठीक है दोस्तों, वो अपवाद है। कानून के सम्मत ये अपवाद है, ये वाला नहीं, इसके खिलाफ नहीं दोस्तों जारी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया व्यक्तिगत सार्वजनिक। ठीक है, और बात कर लेते हैं परमादेश। परमादेश जब कोई सरकारी कर्मचारी
अपने यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी अपना यानी कि पालन नहीं करता है, कार्यों को सही से नहीं करता तब जारी करते हैं। सरकारी संस्था या यानी कि सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी अपना काम नहीं करता, यानी कि अपना सही से काम नहीं करता है, अपना कार्य सही से नहीं करता है, कार्य नहीं करता, जो उसे उत्तरदायित्व दिए गए वो अगर सही से नहीं करता तो दोस्तों परमादेश रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा दोस्तों रिट जारी कब की जाती है? मान लिया कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक पद को सुशोभित कर रहा है तो यानी कि किस अधिकार से बैठा है तो उसके खिलाफ दोस्तों जारी की जा सकती है। प्रतिषेध दोस्तों कब जारी की जाती है? ध्यान रखना, प्रतिषेध दोस्तों तब जारी की जाती है मान लिया कोई भी यानी कि न्यायालय या अर्ध न्यायालय यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है। यानी कि जब कोई न्याय संस्था यानी कि न्याय संस्था, इसमें न्यायालय आ सकता है, कोई भी चीज़ यानी कि न्याय संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है, अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करती है, अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करती है तो यानी कि जो उससे उच्च न्यायालय उसके खिलाफ यानी कि प्रतिषेध की रिट जारी की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, एक और 5वीं रिट होती है दोस्तों, ध्यान रखना। 4 रिट हो गई, 1 2 3 4, ये 5वीं दोस्तों रिट है। 5वीं रिट में कौन सी है? उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण दोस्तों ध्यान रखना, कौन सी रिट है? उत्प्रेषण में जो भी यानी कि उच्च न्यायालय होगा, यानी कि जो भी उच्च न्यायालय होगा अपने अधीनस्थ न्यायालय में जो भी मामले लंबित होंगे उन्हें क्या कर सकता है? अपने यहाँ स्थानांतरण करवा सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय अपने यानी कि अधीनस्थ न्यायालय से मामले अधीनस्थ न्यायालय से मामले मंगा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय से जो भी यानी कि मामले मंगा सकता है, मामले स्थानांतरित करा सकता है, मामले अपने यहाँ स्थानांतरित करा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो आपको बताना है ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला राइट आंसर रहेगा 6 माह, 6 माह होगा। मान लिया अगर कोई पंचायत है दोस्तों, कोई पंचायत है, अगर उसमें यानी कि भंग हो जाती है, अगर 6 महीने से अधिक की अवधि है तो दोस्तों 6 माह के भीतर उसका चुनाव होगा। अगर 6 महीने से कम की अवधि है तो उसमें पंचायत समिति एक बनाई जाएगी, वही शासन करेगी। तो दोस्तों याद रखना, अगर पंचायत मान लिया भंग हो जाती है, अगर भंग होती है और उसमें भंग होने के बाद उसमें 6 माह से अधिक की यानी कि 6 माह से अधिक का समय है, 6 माह से अधिक का समय है, अधिक का समय बाकी है। ठीक है दोस्तों, पूरा होने में 6 माह से अधिक का समय बाकी है, तो दोस्तों इसका नया चुनाव होगा, ठीक है, नया चुनाव होगा, नई पंचायत चुनी जाएगी, नया चुनाव होगा। अगर 6 माह से कम की अवधि है दोस्तों, 6 माह से कम की अवधि है, 6 माह से कम की अवधि है दोस्तों, तो नया चुनाव नहीं होगा, नया चुनाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नया चुनाव नहीं किया जाएगा। एक पंचायत समिति बनाई जाएगी जो ही वही शासन करेगी, 6 माह से कम की अवधि। ठीक दोस्तों, ये पंचायत अधिनियम किस में दिया गया है? दोस्तों ये सारे प्रावधान किए गए हैं 243 ई में किए गए। ध्यान रखना दोस्तों, 243 ई में प्रावधान किया गया है कि जो पंचायत का कार्यकाल यानी कि ये किससे संबंधित है? पंचायत के कार्यकाल से, पंचायत के कार्यकाल से दोस्तों ये आर्टिकल संबंधित है। ठीक है दोस्तों ये पंचायत के कार्यकाल से आर्टिकल संबंधित है, ध्यान रखना 243 ई में कहा गया। अगर बात करते हैं पंचायती अधिनियम की, ये पंचायत अधिनियम दोस्तों कब लाया गया था? पंचायत अधिनियम दोस्तों कब लाया गया था? ध्यान रखना दोस्तों, पंचायत अधिनियम दोस्तों लाया गया था 1900 यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान, हाँ 73वां संविधान संशोधन दोस्तों आया था। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में लाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1992 में लाया गया था, उसी के तहत दोस्तों पंचायत अधिनियम पारित, पंचायती राज अधिनियम दोस्तों पारित किया गया। ठीक है,
यानी कि किस संविधान संशोधन में लाया गया दोस्तों? पंचायती, यानी कि पंचायती अधिनियम नहीं कह सकते दोस्तों इसे, ये संविधान के तहत लाया गया था, यानी कि पंचायती राज यानी कि पंचायती राज जो सिस्टम था दोस्तों, ये किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में लाया गया दोस्तों। और ये कब लाया, इसके तहत कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो दोस्तों बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया, यानी कि ओ तक जोड़ा गया। ओ को या अड़ा भी कह सकते हैं, यानी कि 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने टोटल? 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं ये किस भाग के हैं, भाग में है तो भाग 9 में दोस्तों। किस भाग में? भाग 9 में दोस्तों जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भू प्रॉपर्टी में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपको बताना है भू प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों भू प्रॉपर्टी है, यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑक्सीजन। यानी कि भू प्रॉपर्टी और भूमि संगठन में अलग अलग तत्वों पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भू प्रॉपर्टी में पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद कौन सा पाया जाता है? फिर सिलिकॉन पाया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों भू प्रॉपर्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक जो चीज़ें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन पाई जाती है सबसे अधिक। ऑक्सीजन दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ है, ऐसे ही लिख दें, ऑक्सीजन दोस्तों हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हो गई, उसके बाद दोस्तों पाया जाता है हमारा सिलिकॉन पाया जाता है। ऑक्सीजन फिर दोस्तों सिलिकॉन। तो ध्यान रखना इसमें ऑक्सीजन सिलिकॉन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं भूमि संगठन में दोस्तों, भूमि संगठन में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, उसमें बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भूमि संगठन में लोहा पाया जाता है। यानी कि पूरे पृथ्वी पर, ओवरऑल पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? लोह पाया जाता है। ओवरऑल पृथ्वी पर दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, लोह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेघालय का पठार किस का भाग है? तो आपको बताना है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, प्रायद्वीपीय खंड का हिमालय भाग है। देख लेते हैं दोस्तों हिमालय यानी कि प्रायद्वीपीय खंड का दोस्तों मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का पठार। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अपना ये प्यारा भारत हो गया, ये प्यारा भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया भारत। अब यहाँ पर दोस्तों स्थित है मेघालय का पठार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार है दोस्तों, मेघालय का पठार है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय खंड हो गया दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जो ये बटा हुआ है ये दोस्तों हमारा ये प्रायद्वीपीय पूरा खंड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या दोस्तों हो गया हमारा प्रायद्वीपीय खंड हो गया, पूरा का पूरा ये प्रायद्वीपीय खंड हो गया, प्रायद्वीपीय खंड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीपीय खंड हो गया दोस्तों। ठीक है, जो हिमालय का पठार है और प्रायद्वीपीय खंड है दोस्तों, ये सारा प्रायद्वीपीय खंड जो किस गैप से अलग हो रहा है, जो यानी कि यहाँ पर जो गैप दिया है, यहाँ पर जो दोस्तों गैप दिया है, ये गैप दिया है दोस्तों, ये गैप को क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं। यानी कि मालदा गैप से दोस्तों हिमालय का पठार और प्रायद्वीपीय खंड अलग होते हैं। ठीक है, मालदा गैप से अलग होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पहले किसका भाग था? ये प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग था दोस्तों, ये मालदा गैप के द्वारा दोनों अलग हुए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। तो आपको बताना है कहाँ अवस्थित है, किस क्षेत्र में है। तो ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी भूमध्य सागर में, ऑप्शन डी चीन सागर में। तो दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर दोस्तों इसका क्या रहने वाला है? सही आंसर दोस्तों रहने वाला है ऑप्शन रहने वाला ए, यानी कि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों हमारा स्थित है।
कौन सा स्थित है दोस्तों? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। देख लेते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी। ये अगर ये भारत के मैप की बात करते हैं, अगर ये दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा कौन सा है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। ये सारा चीज़ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी वाला प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर हमारा दोस्तों कौन सा है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ दोस्तों कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार दोस्तों द्वीप समूह है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहीं पर दोस्तों एक बैरन द्वीप है, इस जगह पे दोस्तों कौन सा है? बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है दोस्तों, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप है दोस्तों। ये हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, एक हो गया हमारा नारकोंडम द्वीप भी यहीं कहीं है दोस्तों, नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है दोस्तों। वो कौन सा? सुषुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है दोस्तों, सुषुप्त ज्वालामुखी है, ध्यान रखना दोस्तों। सुषुप्त ज्वालामुखी थी। ठीक है दोस्तों, वो हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा द्वीप है दोस्तों? नारकोंडम। और सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ है? बैरन द्वीप पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित। तो आपको बताना श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों किस पे अवस्थित है? चिल्का झील के समीप अवस्थित है, महानदी के मुहाने पर स्थित है, ऑप्शन बी पुलिकट झील के समीप पर स्थित है, गोदावरी के मुहाने पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर दोस्तों रहने वाला ऑप्शन सी, पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक है दोस्तों, पुलिकट झील कहाँ पर दोस्तों? पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश है। पुलिकट झील दोस्तों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु, लेकिन पूरा ज़्यादातर भाग दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ही दोस्तों वो यानी कि इसी के समीप दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, इसी के समीप दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के समीप दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहीं पर दोस्तों यानी कि श्रीहरिकोटा, यहीं से दोस्तों लॉन्चिंग पैड है, यहीं से सारी यानी कि प्रक्षेप किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? तो बताना है ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी आगरा। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला ऑप्शन बी सोनभद्र रहने वाला। सोनभद्र दोस्तों यूपी का जिला है, यूपी का जिला है, यूपी का दक्षिणी जिला है दोस्तों, यूपी का जिला है। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो ये दोस्तों हमारा रहने वाला है, ये दोस्तों रहने वाला है, ये दोस्तों हमारा रहने वाला कौन सा है? ये वाला, ये दोस्तों सोनभद्र रहने वाला, सोनभद्र, ये सोनभद्र दोस्तों है, सोनभद्र रहने वाला। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों इधर जो हो गया एमपी हो गया दोस्तों, इधर एमपी लगता है, फिर इसके बाद इधर दोस्तों छत्तीसगढ़ लगता है, इधर दोस्तों कौन सा लगता है? एमपी, इधर छत्तीसगढ़ दोस्तों लगता है, इधर दोस्तों छत्तीसगढ़ लगता है, सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर इधर दोस्तों थोड़ी सीमा झारखंड से भी लगती है, झारखंड दोस्तों इधर हो गया, और इधर दोस्तों बिहार से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों टोटल ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से साझा करता है दोस्तों? ये जिल 4 राज्यों से, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से दोस्तों सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहारनपुर दोस्तों कितने? सहारनपुर ये रहा, सहारनपुर दोस्तों अगर बात कर ली जाए, सहारनपुर, सहारनपुर दोस्तों बात कर देते हैं। सहारनपुर हमारा किस किस से सीमा साझा करता है? तो आपको दोस्तों बताना है, ये दोस्तों सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से दोस्तों, यूके उत्तराखंड से दोस्तों सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया दोस्तों सीमा साझा, यानी कि हिमाचल प्रदेश से दोस्तों इसकी थोड़ी सी सीमा लगती, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना।
ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से की थोड़ी सी सीमा साझा होती थी। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। और आपको दोस्तों एक राज्य बताना जिससे सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो बताना ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणुओं का नष्ट करता है, और सी रक्त अल्पलता को रोकना होता है, और डी लोह का उपयोग यानी कि लोह का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का दोस्तों मुख्य जो काम क्या है आपको बताना है। तो ये क्या करता है दोस्तों, बताना है किसका उपयोग करता है दोस्तों, ये ऑप्शन ए ऑक्सीजन का दोस्तों परिवहन में ये मदद करता है। यानी कि जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन है दोस्तों, इसका जो मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये दोस्तों किसमें, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी में मौजूद होता है। आरबीसी में दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स में दोस्तों ये आरबीसी में मौजूद रहता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण दोस्तों इसमें लौह तत्व अधिक पाया जाता है, ये ध्यान रखना, इसमें लौह तत्व पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में मौजूद रहता है, वो ऑक्सीजन का परिवहन में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिजन एंटीजन ऐसा पदार्थ है जो ऑप्शन ए शरीर का ताप कम कर देता है, ऑप्शन बी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, ऑप्शन सी दोस्तों है प्रतिरक्षा तंत्र को यानी कि परिवर्तित करता है, या विष, ऑप्शन डी विष के प्रतिकारक यानी विष के एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी रहना है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को दोस्तों मजबूत करता है, प्रतिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों एंटीजन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। यानी कि एंटीजन का मुख्य कार्य दोस्तों क्या रहता है कि एंटीजन जब दोस्तों होता है उसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बना लेता है, तो यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर का तापक्रम दोस्तों बताना है क्या रहता है। जाड़ों में घट जाता है, ऑप्शन बी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ये हो गया। ऑप्शन सी गर्मियों में बढ़ जाता है, ऑप्शन डी जाड़ों में बढ़ जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी इसका राइट, ना ही जाड़ों में बढ़ता है दोस्तों, और ना ही जाड़ों में घटता है दोस्तों, ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो इसका दोस्तों यही राइट आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं मानव शरीर के तापक्रम। दोस्तों तापक्रम दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, यानी कि मानव शरीर के यानी कि जो भी शरीर है, जो भी जंतु हैं उनके तरह तापमान को यानी कि उनके तापमान को दो भागों में विभाजित, जीव जंतु हैं, जो भी जीव एवं जंतु जो हैं दो प्रकार से उनके हम तापमान को विभाजित कर सकते हैं। एक तो दोस्तों होते हैं तापक्रम में यानी कि हॉट ब्लड यानी कि गर्म खून वाले होते हैं, यानी कि हॉट ब्लड एक का दोस्तों होता है हॉट ब्लड, एक कोल्ड ब्लड, समतापी विषमतापी दोस्तों बोलते हैं कोल्ड ब्लड। एक होता है दोस्तों कोल्ड ब्लड, एक होता है हॉट ब्लड, यानी कि जिनका दोस्तों गर्म खून या हॉट ब्लड जो भी होते हैं उसमें दोस्तों मानव आ जाते हैं। उनका तापमान स्थिर रहता है, उनका तापमान मौसम के अनुसार बदलता नहीं, यानी कि तापमान क्या रहता है, ताप स्थिर रहता है। जैसे मानव हो गया और बहुत सारे जानवर हो गए दोस्तों, ताप स्थिर रहता है। और विषमतापी होते हैं जिनका ताप यानी कि परिवर्तित होता रहता है। किसके अनुसार दोस्तों, यानी कि मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, मौसम या आसपास के वातावरण के अनुसार परिवर्तित। वातावरण के अनुसार दोस्तों क्या रहता है, वातावरण के अनुसार दोस्तों परिवर्तित होता रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, वातावरण के अनुसार इनका परिवर्तित होता रहता है दोस्तों। इसमें यानी कि ह्यूमन आ जाते हैं, जो इनका दोस्तों सर्दी हो या गर्मी हो दोस्तों, मानव का शरीर का तापमान एक समान रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बदलता या घटता बढ़ता नहीं है, एक समान स्थिर करने की शक्ति होती है, अपनी क्रियाओं द्वारा दोस्तों स्थिर कर लेते हैं। ठीक है, जबकि कई पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, ये इनका तापमान दोस्तों यानी कि सर्दी के मौसम में यानी कि ठंडा रहता है और गर्मियों में दोस्तों गर्म हो जाता है, जिससे इन्हें यानी कि अनुकूल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम का मुख्यतः जिम्मेदार, तो आपको बताना जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए आहार वहन के लिए, ऑप्शन बी अमीनो एसिड वहन के लिए, ऑप्शन सी जल परिवहन के लिए, ऑप्शन डी ऑक्सीजन वहन के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी जल वहन के लिए, यानी कि मानव शरीर में जो जाइलम का दोस्तों मुख्य कार्य है जल वहन के लिए। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं ऑप्शन ए, ये किससे संबंधित है, आहार वहन के लिए या पोषण वहन के लिए दोस्तों। जिसका मुख्य काम है वो दोस्तों फ्लोएम है, यानी कि फ्लोएम का दोस्तों मुख्य काम है, यानी कि फ्लोएम का दोस्तों मुख्य काम क्या है, आहार या पोषण परिवहन के लिए पौधों में, जबकि जल का परिवहन
कौन सा कार्य करता है? जाइलम करता है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आपको बताना ऑप्शन ए गंधक का, ऑप्शन बी खरपतवार का, ऑप्शन डी ब्रोमीन का, ऑप्शन सी ब्रोमीन का, ऑप्शन डी आयोडीन का। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी आयोडीन का। जो भी समुद्री खरपतवार होते हैं दोस्तों, आयोडीन को बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं, तो उनसे आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? आपको खरीफ की फसल नहीं है बतानी। तो ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी सरसों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला आप बताना है दोस्तों सरसों, डी, यानी कि सरसों जो दोस्तों फसल है वो खरीफ की फसल नहीं, वो रबी की फसल है। बात कर लेते हैं कुछ खरीफ रबी फसलों की। तो दोस्तों रबी की फसलों की बात करते हैं, पहले रबी की फसलों की बात करते हैं। इधर खरीफ की फसलों की बात कर लेते हैं दोस्तों, इधर जायद। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों रबी कर लेते हैं, रबी, यहाँ दोस्तों खरीफ कर लेते हैं, खरीफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये खरीफ, रबी और जायद। दोस्तों इनका सही क्रम दोस्तों ध्यान रखना, सही क्रम हमारा जो यानी कि रहता है दोस्तों, पहले खरीफ आता है, फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा आता है? रबी आता है, फिर दोस्तों जायद आता है। ये क्रम भी दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछ लिया गया है कि यानी कि अपना खरीफ, रबी, जायद का यानी कि जो सही क्रम क्या है? सही क्रम दोस्तों खरीफ है। खरीफ दोस्तों कब इसकी बुआई कब होती है दोस्तों, ध्यान रखना। बुआई दोस्तों इसकी कब होती है? इसकी बुआई दोस्तों ध्यान रखना, इसकी बुआई दोस्तों मानसून के प्रारंभ से हो जाती है, मानसून के प्रारंभ से होती है दोस्तों, जून जुलाई में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो यानी कि हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि जो कटाई होती है दोस्तों, कटाई दोस्तों कब होती है? इसकी कटाई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान रखना, इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में हो जाती है इसकी। इसमें कौन कौन सी फसलें ध्यान रखना दोस्तों? फसलें एक तो धान हो गई, ज्वार, सूरजमुखी, और दो दोस्तों देख लेते हैं जो फसल है, मूंगफली हो गई। मूंगफली दोस्तों बहुत ही कई बार एग्जाम से पूछी गई किसकी फसल है? मूंगफली हो गई दोस्तों। कपास दोस्तों हो गई, मूंगफली हो गई, कपास हो गई हैं। ज्वार के बाद इसमें दोस्तों बाजरा हो गई, हाँ बाजरा हो गई, मूंगफली, कपास, बाजरा। ठीक है दोस्तों, इतनी फसलें मुख्य हैं। और भी दोस्तों बात कर लेते हैं रबी की दोस्तों बुआई कब हो जाती है? इसकी दोस्तों बुआई यानी कि खरीफ फसल की कटाई के बाद होते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में दोस्तों इसकी बुआई प्रारंभ हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में हो जाती है बुआई। और इसकी जो कटाई है दोस्तों, कटाई होती है दोस्तों मार्च अप्रैल में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मार्च अप्रैल में हो जाती है दोस्तों, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। इसमें प्रमुख फसलें दोस्तों देख लेते हैं। प्रमुख फसल कौन सी? गेहूँ हो गई, गेहूँ की फसल हो गई, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक है दोस्तों, जई, हाँ जई हो गई दोस्तों। और भी बहुत सारी फसलें हैं, उन्हें दोस्तों बात कर लेते हैं। जायद दोस्तों यानी कि जो बीज का समय बचता है उसमें, यानी कि जो भी बीज का समय मई जून का बचता है दोस्तों, यानी कि जो भी मार्च अप्रैल में इसकी बुआई हो जाती है, मई जून की दोस्तों इसमें, जून में दोस्तों इसकी कटाई हो जाती है। एक डेढ़ महीने की, एक महीने की फसल रहती है दोस्तों। इसमें आ जाती है जो भी सब्जियां आ जाती हैं, ककड़ी, खीरा आ जाते हैं, ककड़ी, खीरा। इसके अलावा जो भी यानी कि जो भी सब्जी, तरबूज बात कर लेते हैं, तरबूज, खरबूजा दोस्तों, ये सारी फसलें इसमें आ जाती हैं जायद की फसलों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वर्ण क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी फल उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी फल के उत्पादन से। दोस्तों स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित? दोस्तों ध्यान रखना, गोल्डन क्रांति दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा देख लेते हैं अन्य ऑप्शंस को। तिलहन दोस्तों, तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है दोस्तों? पीली क्रांति। उसे कौन सी दोस्तों? पीली क्रांति कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, पीली क्रांति कहते हैं दोस्तों। तिलहन उत्पादन को कहते हैं। दुग्ध उत्पादन दोस्तों किससे? श्वेत क्रांति। ठीक है दोस्तों, श्वेत क्रांति इससे संबंधित है, श्वेत क्रांति दोस्तों इससे संबंधित है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मत्स्य उत्पादन दोस्तों, नीली क्रांति इससे संबंधित है, ध्यान रखना दोस्तों। कौन सी क्रांति संबंधित है? नीली क्रांति, नीली क्रांति दोस्तों संबंधित है, नीली क्रांति दोस्तों इससे संबंधित है।
किससे? मत्स्य उत्पादन। श्वेत क्रांति का दोस्तों जनक किन्हें कहा गया? ध्यान रखना दोस्तों, वर्गीज कुरियन को कहा गया, वर्गीज कुरियन दोस्तों कहा गया है। इन्होंने ही दोस्तों यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कहा गया, इन्होंने ही दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी यानी कि कोट्टयम में, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी कोच्चि में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन है बेंगलुरु में। दोस्तों बेंगलुरु में भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस की दोस्तों। कोट्टयम में दोस्तों किसका मुख्यालय? कोट्टयम दोस्तों केरल का है। ये दोस्तों कोट्टयम केरल में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों यानी कि रबर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, रबर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, रबर बोर्ड का मुख्यालय, राष्ट्रीय रबर बोर्ड स्थित है। और दोस्तों ये मुख्यालय केरल में, केरल सबसे अधिक दोस्तों रबर उत्पादन करता है, सबसे अधिक रबर उत्पादन करता है, रबर का उत्पादन सबसे अधिक करता है भारत में, रबर उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, रबर उत्पादन में दोस्तों केरल अग्रणी है। बात कर लेते हैं कोलकाता में दोस्तों किसका मुख्यालय? कोलकाता में दोस्तों चाय का मुख्यालय, दार्जिलिंग चाय दोस्तों कोलकाता ही में, कोलकाता में चाय का मुख्यालय दोस्तों, चाय बोर्ड है यानी कि चाय बोर्ड दोस्तों कोलकाता में है। चाय बोर्ड हो गया, जूट बोर्ड हो गया, जूट यानी कि जूट उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल अग्रणी है, जूट बोर्ड हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जूट बोर्ड हो गया। कोच्चि दोस्तों कहाँ पे है? आपको ध्यान रखना, कोच्चि कहाँ पे है दोस्तों? केरल में स्थित है। कोच्चि दोस्तों कहाँ पर है? केरल में स्थित है। यहाँ पे कौन सा मुख्यालय दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पे दोस्तों किसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा किसकी रचना बताना है। ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर की, ऑप्शन बी कल्हड़ की, ऑप्शन सी कुतुबन की, ऑप्शन डी रामानुज की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर जो दोस्तों रहने वाला है विज्ञानेश्वर, यानी कि विज्ञानेश्वर की दोस्तों यानी कि मिताक्षरा रचना है। ठीक है दोस्तों, मिताक्षरा रचना विज्ञानेश्वर की दोस्तों। हमारे यानी कि जो भी दो कानूनी पुस्तक हैं जिनका दोस्तों भारतीय यानी कि विधि में प्रचलन है, बात कर लेते हैं। एक तो दोस्तों होगी मिताक्षरा दोस्तों हो गई, मिताक्षरा दोस्तों विज्ञानेश्वर जी ने लिखी है। एक दोस्तों हो गई दायभाग, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों हो गई दायभाग, एक हो गई दोस्तों मिताक्षरा दोस्तों बात करता है उत्तराधिकार से। ये दोस्तों यानी कि भारतीय कानून यानी विधि में प्रचलित है, ज़्यादातर प्राय उत्तराधिकार के संबंधित हैं, प्राय यानी कि इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई जो इनका यूज होता है ज़्यादातर उत्तराधिकार से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्राय उत्तराधिकार से संबंधित बातों पर यानी कि प्रकाश डालते हैं। बात करते हैं मिताक्षरा बात करता है कि जो भी पिता की संपत्ति होगी, यानी कि पिता की संपत्ति होगी, यानी मिताक्षरा बात करता है जो भी पिता की संपत्ति होगी दोस्तों, उसका जो उत्तराधिकारी होगा उनके जीवित यानी कि जीवित रहते यानी कि उत्तराधिकार को चली जाएगी, जीवित रहते उत्तराधिकारियों में बट जाएगी, जीवित रहते उत्तराधिकार यानी कि उत्तराधिकारियों में बट जाएगी, जीवित रहते उत्तराधिकारियों को बट जाएगी। ठीक है दोस्तों, उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी, ये ऐसा इसमें ये प्रावधान किया गया। जबकि बात कर लेते हैं दाएं भाग में जो भी पिता की यानी कि विरासत है, जो भी पिता की संपत्ति है, पिता की संपत्ति जो है यानी कि इसमें बात करता है जो भी पिता की संपत्ति दोस्तों है यानी कि उनके यानी कि मृत्यु के बाद ही दोस्तों हक होगा, यानी कि मृत्यु के बाद उत्तराधिकारों को जाएगी, यानी कि मृत्यु के बाद ही दोस्तों उत्तराधिकारी हैं उन्हें बाद में मिलेगी, मृत्यु के बाद। इसमें बात करता है मिताक्षरा में मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद दाएं भाग में। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों ये दाएं भाग की दोस्तों किसने रचना की है। दाएं भाग की दोस्तों रचना किसने की आपको बताना है दोस्तों। कल्हड़ की दोस्तों कौन सी रचना है, राजतरंगिणी है। कल्हड़ की दोस्तों कौन सी रचना है, राजतरंगिणी है। तरंगिनी दोस्तों कल्हड़ की रचना है, राजतरंगिनी दोस्तों कल्हड़ की रचना है। कुतुबन की दोस्तों कौन सी रचना आपको बताना है दोस्तों। कुतुबन की रचना दोस्तों है मृगावती दोस्तों किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है। मृगावती दोस्तों कुतुबन की रचना है। आपको बताना दाएं भाग दोस्तों किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में, बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकाल में जहांगीर के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी अब्दुल रज्जाक,
ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस, ऑप्शन डी बर्नियर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है मध्यकाल में जहांगीर के दरबार में जो आया था वो था कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस दोस्तों आया। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। इब्न बतूता दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों। अब्दुल रज्जाक दोस्तों यानी कि ईरान का निवासी था, ईरान का राजदूत था, ईरानी राजदूत था, ईरानी राजदूत था दोस्तों, ईरानी राजदूत था दोस्तों। ये आया था देवराय द्वितीय के काल में, यानी कि विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था दोस्तों। बर्नियर किसके काल में आया था, यानी कि फ्रांसीसी चिकित्सक था दोस्तों। ये बर्नियर औरंगजेब के शासन काल में आया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, औरंगजेब के शासन काल में आया था, ये औरंगजेब के शासन काल में आया था, औरंगजेब के शासन में आया था। ठीक है दोस्तों, बात कर लिया दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद,